इंडस्ट्री के वजह से पूरे भारत देश कैसे आगे बढ़ सकता है। एक ऐसे इंसान की जो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट और एक में वैसे थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला। एक ऐसे इंसान जिन्होंने उनकी सपने की जो ऊंचाइयां थी उसी ऊंचाइयों पे पूरे भारत देश को वो अपने साथ लेके गए। तो वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका नाम है JRD टाटा, यानी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। तो भी इनकी हम शॉर्ट स्टोरी आज सुनेंगे। इनका जो जन्म है वैसे तो फ्रांस देश में हुआ और इनका सिटीजनशिप भी फ्रेंच था। लेकिन उनके माता जी के गुजरने के बाद जो कि फ्रेंच थी, वो अपने पिताजी के साथ में भारत देश में जमशेदपुर में शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद में जैसे हमें पता है जमशेदजी टाटा जिन्होंने पहले शुरुआत की टाटा स्टील की, तो वहां वो इंडस्ट्री में एंटर करने के बाद में उनको ऐसे लगा कि बीइंग अ पार्ट ऑफ टाटा सन्स उनको वहां पे कोई हाई पोजीशन मिलेगा और वहां पे वो अपना काम शुरू किया। लेकिन टाटा इज फेमस फॉर इट्स कल्चर। तो पहला जो उनको लगता है कि जो उनके टॉप पोजीशंस लोग हो या कल्चर में होना चाहिए, दैट इज हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। तो उन्होंने पहले इनको जो जॉब दिया वो एज जो डायरेक्टर का केबिन था उसके बाहर एज अ प्यून करके इन्होंने अपना काम शुरू किया। वो भी नॉन पेड अप्रेंटिसशिप थी, जिनका इन्हें पैसे नहीं मिलता था, सिर्फ इनको ट्रेनिंग के लिए वैसे बाहर रखा था। वहां पे अपने करियर की शुरुआत करने के बाद में धीरे धीरे ये समझे कि ये पोजीशन, ये जॉब मुझे क्यों दिया गया है, मुझे किस तरीके से देखना है कि कैसे पूरे इंडस्ट्री में काम होता है। और इसके बाद में जस्ट एट द एज ऑफ 34 उनको टाटा सन्स एंड ग्रुप का चेयरमैन जो है वो वोटिंग के हिसाब से वो चुने गए। और यहाँ से उन्होंने स्टार्ट की अपनी जर्नी विद टाटा एंड होल इंडिया। तो जैसे ही उन्होंने अपनी स्टार्ट की, उनको ये पता था कि अभी इंडस्ट्री को हमें एक्सपेंड करना है। तो ये सोचने लगे कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ से मुझे शुरुआत करनी चाहिए। और वो इरा था वर्ल्ड वॉर 2 का। एंड सबसे पहले जब वो उन्होंने देखा कि अभी क्या करना चाहिए, उनको ये पता था कि वर्ल्ड में क्या शुरू है ये देखना चाहिए। इनकी वजह से उन्होंने हर एक यूरोप की कंट्री, अमेरिका, लंदन, ऐसे सभी यहाँ पे विजिट किया। तो उन्होंने देखा कि वर्ल्ड वार के बाद में अमेरिका जो कि पूरे दुनिया का कॉटन के लिए नंबर 1 सप्लायर था, उसका अभी जो सप्लाई है वो बहुत कम हो गया है। और उसके बाद में पूरे दुनिया की जो नजर थी वो भारत देश पे थी। भारत कैन बन सकता था, उसमें ये पावर था कि वो नंबर 1 सप्लाई ऑफ कॉटन बन सके। इसी का फायदा ब्रिटिश लोग जो है वो उठा रहे थे। यहाँ से रॉ मटेरियल लेके उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस करके वो कपड़ा बना रहे थे। और उनके प्री प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने जो मिल्स है वो बॉम्बे में शुरुआत की थी। लेकिन जब इन्होंने JRD टाटा ने सोचा कि उनको मिल लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो उन्होंने जो लोकेशन है वो नागपुर चूज किया। तो उन्होंने फर्स्ट मिल अपना नागपुर में जब लगाने का अपना उद्देश्य रखा, तो सबको ऐसे लगा कि क्या नागपुर नागपुर में इन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। सो नंबर 1 डिसीजन वाज द रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। नागपुर और उसके आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वहां पे रॉ मटेरियल यानी कॉटन तैयार होता था। तो उनको ये लगा था कि मेरी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल की है वो पास में रहेगी। अभी सेकंड चीज ये रहा कि ये रॉ मटेरियल का सप्लाई अगर दूसरे देशों में करते हैं तो किस प्रकार से करना चाहिए। जब उन्होंने पूरे यूरोपियन कंट्रीज को देखा तो उनको पता था कि रेलवे नेटवर्क इज द फ्यूचर, जो कि इंडिया में भी स्टार्ट होगा। और जब ये इंडिया में स्टार्ट होगा तो नागपुर इज द सेंटर जहां से मैं रॉ मटेरियल सभी पोर्ट्स को सप्लाई कर सकता हूँ। और नंबर 3 उनको ये भी लगा कि जो लेबर है, अभी बॉम्बे में बहुत सारे मिल्स होने की वजह से उधर तो उनको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बट क्यों ना यही चीज हम सेंटर ऑफ इंडिया में शुरू की जाए। लेकिन जब उन्होंने इंडस्ट्री स्टार्ट की विद द बेस्ट प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने यहाँ पे लाया, तो एक जो मेन चैलेंज है जो वो फेस कर रहे थे वो है जो भी वहाँ के वर्कर्स है उनका ले बैक एटीट्यूड। यानी उन्होंने कभी इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया था, तो उनका कुछ एटीट्यूड ही नहीं था। उनको ये पता भी नहीं था कि डेली इंडस्ट्री में जाना पड़ता है और काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उनका अटेंडेंस बहुत कम था और उनका प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्री का वो बहुत नीचे जा रहा था। इस मुकाम पे अगर कोई दूसरा इंसान होता तो अपनी इंडस्ट्री या मिल चलाने के लिए वो ये सोचता था कि ठीक है, आई विल स्टार्ट दी हायर एंड फायर पॉलिसी। मतलब कि जो नहीं आएगा उसको निकाल देंगे और जो आ रहा है उसको ही रखेंगे। या तो जो आप आओ या ना आओ, आपका जो पर डे बेसिस पे आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन JRD टाटा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें वर्क कल्चर में लाई जो कि पूरे भारत में पहली बार थी।
उन्होंने नंबर 1 प्रोविडेंट फंड यानी इसकी स्कीम पूरे भारत में पहली बार अपने एम्प्लॉयज के लिए लाए। उन्होंने पहली बार मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए शुरू किया, एम्प्लॉयज यानी यहाँ पे वर्कर्स और लेबर्स के लिए। और नंबर 3, उन्होंने 8 आवर्स की शिफ्ट शुरू की कि जिस हिसाब से लेबर्स को भी समझा जाए, उनको भी जरूरती को ध्यान में रखे जाए। और इसके अलावा उन्होंने गेट टुगेदर्स, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और ऐसी सभी चीजें चालू की जो कि भारत में पहली बार चालू हुआ और किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये चीज की शुरुआत नहीं की थी। इस प्रकार से उन्होंने एक बेस्ट इंडस्ट्री तो शुरू की, बस उसके साथ में एक इंडस्ट्रियल कल्चर भी शुरू किया। और उनका अभी एम्प्लॉयज के लिए और सबके लिए एक ही सिंपल मैसेज था। उनको वो ये चाहते थे कि सभी एम्प्लॉयज नंबर 1 जो प्रायोरिटी दे वो अपने देश के लिए दे, नंबर 2 वो प्रायोरिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे, और नंबर 3 वो फिर अपने बारे में सोचे। इस प्रकार से उनका जो मैसेज था वो एकदम क्लियर था। अभी इसी दौरान जो उनका सेकंड इंडस्ट्री था जिसपे उनका बहुत फोकस था और जो उनको हार्ट के क्लोज था, वो था एविएशन इंडस्ट्री यानी एयर इंडिया अभी के लिए, और तभी वो टाटा एयरलाइंस थी। तब उन्होंने ये सोचा कि अगर ब्रिटिश जो ऐसे लिख सकते हैं कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो उस हिसाब से उनको जो भारत देश के लोग हैं उनको वो आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने एयरलाइंस की शुरुआत की। एयरलाइंस की शुरुआत करने के बाद में ऐसे ही नहीं कि उन्होंने शुरुआत की, जो एयरलाइंस जिस मुकाम पे उन्होंने एयर इंडिया को लाके खड़ा किया था, टॉप 3 एयरलाइंस इन द वर्ल्ड में एयर इंडिया का नाम था। उसी के बाद में इतना ही नहीं कि जो वर्ल्ड में वंस इन अ टाइम चाइना के जो प्रेसिडेंट थे या यूरोप के कुछ कंट्रीज के किंग्स एंड क्वींस थे, और भारतीय जो स्वतंत्रता के बाद में ऐसा हुआ कि हमें किसी और एयरलाइंस में फ्लाई करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज हमारी इंडिया की खुद की एयरलाइंस थी। तो इस मुकाम पे उन्होंने एयर इंडिया को लाके खड़ा किया था, और वो एक्चुअल में महाराजा थी इन टर्म्स ऑफ एयरलाइंस। बट देन कुछ वजह से ये ग्लोरी, ये वैभव उनसे छीना गया। लेकिन फिर से एक बार ये एयर इंडिया जिसकी बिलोंगिंग्स थी उसके पास रिटर्न आ गया है, और अगेन दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी टू बिकम द बेस्ट ब्रांड और महाराजा इन टर्म्स ऑफ द एयरलाइंस, जो कि उनका ब्रांड लोगो था या ब्रांड नेम था। तो आज जो मैंने आपको कहानी बताई है वो एक ब्रांड की, उसके ओनरशिप की, उसके फाउंडर की। उस हिसाब से जब हम एमसीएल एक ब्रांड के हिसाब से सोचते हैं, तो अभी मैं ऐसे